13 महीने के बाद आखिरकार इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और उसके पूर्व रक्षा मंत्री योब गैलेंट के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी कर दिया है। ऑफिशियली अरेस्ट वारंट जारी हो चुका है। बहुत दिनों से यह चर्चाएं चल रही थी कि आजकल इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट अरेस्ट वारंट जारी करेगा। आज ऑफिशियली अरेस्ट वारंट जारी कर दिया गया है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने कहा कि बेंजामिन नेतन्याहू और योब गैलेंट ने गाजा के अंदर मानवीय सहायता को रोका, खाने को बंद किया, पानी को बंद किया, जरूरती चीजों को भी अंदर जाने से रोका। गाजा के अंदर बहुत सारी हत्याएं हुई, बहुत सारे गलत काम हुए और हमारी नजर में ये सारे दोषी पाए गए, जिसकी वजह से इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने बेंजामिन नेतन्याहू और योब गैलेंट के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी कर दिया है। यह अरेस्ट वारंट है क्या और इससे क्या फर्क पड़ेगा बेंजामिन नेतन्याहू के ऊपर? क्या अरेस्ट वारंट जारी होने के बाद अब बेंजामिन नेतन्याहू और योब गैलेंट को गिरफ्तार कर लिया जाएगा? क्या इजराइल के अंदर जाकर उनको कोई गिरफ्तार करेगा? दरअसल यह अरेस्ट वारंट वैसा ही है जैसा व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ अरेस्ट वारंट निकला हुआ है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने यूक्रेन के ऊपर हमला करने के बाद व्लादिमीर पुतिन का भी अरेस्ट वारंट जारी कर दिया था, क्योंकि यूक्रेन के अंदर उस वक्त तकरीबन 500 बच्चों की मौत हुई थी। दोषी पाया गया और अरेस्ट वारंट जारी कर दिया गया। अब बेंजामिन नेतन्याहू भी इसी तरीके का आरोपी पाया गया है। बेंजामिन नेतन्याहू ने गाजा के अंदर जो कुछ किया है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को अब लगा है जाकर कि यह वाकई में दोषी है। अरेस्ट वारंट जारी कर दिया है। अब देखते हैं कि इस अरेस्ट वारंट का कितने देश समर्थन करते हैं। जो देश इस अरेस्ट वारंट का समर्थन करेंगे उन देशों में बेंजामिन नेतन्याहू जा ही नहीं सकता। कोई भी ऐसा देश जो इस अरेस्ट वारंट का समर्थन करेगा, बेंजामिन नेतन्याहू अगर उस देश की यात्रा पर जाता है तो एयरपोर्ट पर ही उसको उतरते ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसलिए बेंजामिन नेतन्याहू अब डरेगा कहीं भी जाते हुए कि कोई देश उसको गिरफ्तार ना करवा दे। हो सकता है कि बहुत सारे देश अभी समर्थन ना करें, लेकिन कुछ ऐसे देश हैं जो अंदर अंदर इसके खिलाफ होंगे। अगर ये वहां पर पहुंचता है तो हो सकता है कि इसको गिरफ्तार करवा दिया जाए। फिलहाल अरेस्ट वारंट जारी होने से यह तो फर्क पड़ेगा इसके ऊपर कि यह अब खुलकर किसी भी देश की यात्रा नहीं कर पाएगा। इसको हमेशा डर सताएगा कि कब उसको गिरफ्तार कर लिया जाए। रही बात इजराइल से गिरफ्तार करने की, वो तो नहीं किया जा सकता। इंटरनेशनल कोर्ट की पुलिस अरेस्ट वारंट जारी करने के बाद नेतन्याहू को इजराइल में तो गिरफ्तार करने नहीं पहुंच पाएगी, क्योंकि कोई भी देश की सरकार अपने देश के अंदर प्रधानमंत्री को आसानी से गिरफ्तार नहीं होने देगी। जिस तरीके से पुतिन बाहर घूम रहे हैं अरेस्ट वारंट जारी होने के बाद, इसी तरीके से नेतन्याहू भी बाहर घूमता रहेगा। फिलहाल यह फिर भी बड़ी खबर है, अरेस्ट वारंट जारी हुआ है। कम से कम कोर्ट ने माना तो कि इसने अपराध किया है वहां पर। फिलहाल सीज फायर का प्रस्ताव आया था यूनाइटेड नेशंस की तरफ से, लेकिन अमेरिका ने उसको वीटो कर दिया। अमेरिका के पास वीटो पावर है। सब देश एक तरफ हो जाएं और अमेरिका अकेला एक तरफ हो, वीटो पावर का इस्तेमाल कर ले, प्रस्ताव पास होता ही नहीं है। 14 देश ऐसे थे जिन्होंने प्रस्ताव के समर्थन में वोट डाला कि हाँ भाई सीज फायर होना चाहिए। एक देश ऐसा रहा जिसने वोटिंग की खिलाफ कि भैया सीज फायर ना हो, और अमेरिका ऐसा रहा जिसने वीटो कर दिया कि भाई हम वोट नहीं डालेंगे, ना हम चाहते हैं कि सीज फायर हो और ना ही हम चाहते हैं सीज फायर ना हो। वीटो कर दिया, जिस वजह से प्रस्ताव रद्द हो गया। सीज फायर नहीं हो पाएगा। सीज फायर की डील को लेकर हमास के जो नए नेता हैं उन्होंने कहा कि भाई साहब आखिरी जंग तक, आखिरी जीत तक गाजा के अंदर कोई सीज फायर नहीं होगा। हमारी बस यही मांग है, सीज फायर सिर्फ इसी शर्त पर हो सकता है, हम आपके बंधकों को सिर्फ एक ही शर्त पर छोड़ सकते हैं, जब तक कि आप हमारे सारे बंधकों को, फिलिस्तीन के जो कैदी हैं इजराइल के कब्जे में, उनको नहीं छोड़ देते। आप उनको छोड़ दें, हम आपके बंधकों को छोड़ देंगे और सीज फायर हो जाएगा। लेकिन इजराइल फिलिस्तीनी बंधकों को नहीं छोड़ रहा है। अमेरिका ने वीटो करने के साथ यही बात कही है कि गाजा के अंदर सीज फायर तभी होगा जब हमास इजराइल के बंधकों को छोड़ेगा। लेकिन फिलिस्तीनी कैदियों की बात अमेरिका नहीं कर रहा है। हमास कह रहा है कि इधर से भी छोड़ेंगे हम, आप उधर से भी सबको छोड़ो, तब सीज फायर होगा। दोस्तों, अरेस्ट वारंट वाली जो मैंने आपको खबर बताई है,
उसमें एक बात और ऐड करना चाहता हूं, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के पक्ष में 120 देश हैं। 120 देश ऐसे हैं जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की हर बात मानते हैं, हर फैसला मानते हैं। तो 120 देशों की यात्राओं पर अगर वैसे भी जाता है नेतन्याहू, भले ही वो देश पक्ष करे ना करें, समर्थन करें ना करें इस अरेस्ट वारंट का, लेकिन उनको गिरफ्तार करना पड़ेगा। तो 120 देश तो इसके लिए पूरी तरीके से बैन हो गए। बाकी यूरोपीय कुछ देश हैं जहां पर यह जा सकता है। इधर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने अरेस्ट वारंट जारी किया, उससे कुछ देर पहले ही गाजा के अंदर इजराइल की सेना ने तकरीबन 100 लोगों को मार दिया। गाजा शहर में 10 बच्चों समेत 22 फिलिस्तीनी मारे गए एक इजरायली हवाई हमले में। बैतलाहिया के अंदर 66 फिलिस्तीनी मारे गए। 100 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए और मलबे में दब गए। तकरीबन 100 लोगों की मौत हो गई और सैकड़ों लोग घायल हो गए हैं। ये हमले कल शाम किए गए हैं। कमल अदवान एक हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल पर हमले किए थे जहां पर महिलाएं और बच्चे भी एडमिट थे। गाजा के अलावा इजराइल की एयरफोर्स ने सीरिया में भी कुछ हमले किए। खबर आ रही है कि 68 लोग मारे गए। जो 68 लोग मारे गए हैं उसमें से 42 लोग सीरिया के ही रहने वाले थे, 22 लोग ऐसे थे जो दूसरे देशों के थे, लेकिन इन सबका ताल्लुक ईरानी मिलिशिया से ही था। ईरानी संगठनों से ये लोग जुड़े हुए थे, हिजबुल्लाह से भी जुड़े हुए थे। जो वहां पर हिजबुल्लाह है सीरिया के अंदर, 68 लोग मारे गए हैं, 50 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। यमन और लाल सागर की बात करें तो हुतीज के हमले अभी भी जारी हैं। जितना हो सक रहा है वो हमले करते हैं। रूस भी उनका साथ दे रहा है, उधर ईरान तो पूरा साथ है ही। बेलारूस के भी राष्ट्रपति लुकाशेंको ने कहा है कि पुतिन अमेरिकी और ब्रिटिश विमान वाहक पोतों पर हमला करने के लिए हौतीस को और सहायता दे सकते हैं। तो लगातार रूस भी हौतीस को मिसाइल वगैरह दे रहा है। रूस की बात चली है तो उधर भी भाई साहब खतरनाक जंग छिड़ी हुई है। ऐसी ऐसी खतरनाक मिसाइलें अब निकाली जा रही हैं। यूक्रेन ने हमला किया, बहुत सारे लोग मारे गए हैं। इधर रूस ने भी हमला कर दिया है। यूक्रेन ने इस जंग के दौरान पहली बार ब्रिटेन के अंदर बनाई गई एक मिसाइल जिसका नाम है स्टार शैडो, कुछ इस तरह की वो मिसाइल दिखती है, इससे रूस के अंदर हमला किया। रूस में काफी तबाही मच गई। इसके बाद कुछ और बड़ी मिसाइलों से हमले किए, काफी लोग मारे भी गए। रूस ने भी बदले में यूक्रेन के डिनिप्रो की ओर अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च की, जो इस युद्ध में इस तरह के हथियार का पहली बार इस्तेमाल किया गया है। तो अब ऐसी ऐसी मिसाइलें एक दूसरे के ऊपर यूक्रेन और रशिया छोड़ रहे हैं जो पहले नहीं छोड़ी गई। फिलहाल कहा यही जा रहा है कि अगर नाटो आगे बढ़ता है तो कुछ भी हो सकता है। वर्ल्ड वॉर 3 शायद छिड़ सकता है, क्योंकि मामला बहुत गर्माया हुआ है। उधर भी तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने जो बाइडेन के उस फैसले को नकार दिया है जो उन्होंने रूस के अंदर यूक्रेन को हमला करने की इजाजत दी। कहा कि हम इस फैसले का समर्थन नहीं करते हैं। नाटो का सदस्य है तुर्की, लेकिन फिर भी जो बाइडेन की बात का समर्थन नहीं कर रहा है, क्योंकि अब तुर्की को भी लग रहा है कि ये तो जा ही रहे हैं, अब इनकी बात का क्या ही समर्थन करना। उधर ईरानी हैकर्स लगातार इजराइल के ऊपर साइबर अटैक किए जा रहे हैं। ईरान का एक सबसे बड़ा हैकर ग्रुप है जिसका नाम है हंडाला ग्रुप। यह हैकर ग्रुप ईरान की खुफिया एजेंसियों के साथ मिलकर काम करता है। ईरान के हंडाला हैकिंग ग्रुप ने इजराइल के अत्यधिक सुरक्षित एसएसबी ब्लॉकचेन नेटवर्क को हैक कर लिया है, जिसका इस्तेमाल मोसाद विदेशी ऑपरेटरों को पैसे का भुगतान करने में करता था। ईरान के हैकर ग्रुप हंडाला ने मोसाद की जिस ब्लॉकचेन को हैक किया है वो अनहैकेबल है, इसको हैक नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी हैक किया और 8 टीबी डेटा चुरा लिया। तो लगातार साइबर अटैक ईरान की तरफ से किए जा रहे हैं। कथित तौर पर खबर ऐसी भी आ रही है कि यमन के हूतीज ने एक और अमेरिका के MQ-9 रीपर ड्रोन को मार गिराया है। फिलहाल जंग लगातार जारी है। कुछ और अपडेट के साथ फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।